Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. So today we are going to start with this immunology. With immunology, we are going to cover our remaining portion of the ecology and wildlife. ठीक है, उसके पोर्शन भी हम कवर करेंगे, उसके मेन पोर्शन हम कवर कर चुके हैं. ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि साथ साथ में आपके बाकी टॉपिक्स भी कवर हो जाए, बिकॉज जो इकोलॉजी और वाइल्ड लाइफ के मेन पोर्शंस थे ना, वो हम कवर कर चुके हैं, है ना. जहाँ से सबसे ज्यादा डाउट्स रहते हैं. मैंने पॉपुलेशन इकोलॉजी भी कवर कर दी है, जिसने नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लो. ठीक है, वो आपके बहुत हेल्प करेगी. ठीक है, तो बाकी रिमेनिंग पोर्शन भी जो आपका पोल्यूशन वाला पार्ट रहता है एक, ठीक है, वो भी मैं आपका साथ साथ में ही कवर करूंगी, कुछ भी नहीं छूटेगा. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी का मैंने आपका पार्ट पोर्शन कौन सा सबसे पहले चुना है, दैट इज द सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम. ठीक है, तो इस वीडियो में हम पार्ट 1 में जो है सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इम्यून सिस्टम के सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और पार्ट 2 में हम लोग जो है वो इम्यून सिस्टम्स के टिश्यूज और ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. ओके, वेट. ओके, तो सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम देखो. अब आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी सिंपल. मैं कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी. ठीक है, तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगी, क्योंकि आपको कोई अमीनोलॉजी डिटेल में नहीं पढ़नी है ना. यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट द अमीनोलॉजी एज अ कंप्लीट सब्जेक्ट, है ना. अमीनोलॉजी आप कोई बायोकेमिस्ट्री के लिए नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आपको सिर्फ अपने 10+2 एग्जाम के लिए पढ़नी है. तो आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी सिंपल. ठीक है, कि आप सिर्फ उसके हर एक सेल के फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. ज्यादा डीप में डिटेल्स में मत जाओ, वरना आपके टॉपिक्स रह जाएंगे और एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम के बहुत सारे सेल्स होते हैं, उसको बहुत सारी कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं. जो मगर मेन सेल्स जो होते हैं ना इम्यून सिस्टम के, वो होते हैं आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बोला जाता है ना. जो हमारी बॉडी में जब भी कोई इन्फेक्शन होती है, कोई भी बैक्टीरिया पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करता है, तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स आकर उन्हें जो है बॉडी से रिमूव करने में लग जाते हैं, मतलब डिशुम करते हैं और बॉडी से उसको रिमूव कर देते हैं. व्हाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं. ठीक है, ल्यूकोसाइट्स जो हैं ये आपके दो तरह के होते हैं. ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है, एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स. ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स आपके दो तरह के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स. अब ये बोलोगे कि ग्रेन्युलोसाइट्स ए ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं. देखो, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट टू टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं. ठीक है, जो कि क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स. ठीक है, उनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसको ग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं. ठीक है, और ए ग्रेन्युलोस साइट्स में ये साइटोप्लाज्म ये ग्रेन्यूल्स जो हैं ये एब्सेंट होते हैं. ठीक है, उनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे. ठीक है, अब ये ग्रेन्युलोसाइट्स में कौन कौन से सेल्स आ जाते हैं आपके. ग्रेन्युलोसाइट्स में आपके आ जाते हैं न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, एसिनोफिल्स, ठीक है, बेसोफिल्स. ठीक है, ये आ जाते हैं. ठीक है, इनके पास लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं. ठीक है, इनके पास क्या होते हैं, लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं. ठीक है, और ये आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनेट इम्यून सिस्टम में. ठीक है, हम इनेट इम्यून सिस्टम के वीडियो भी जो है वो अपलोड करेंगे. ठीक है, ये इनेट इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करते हैं. ठीक है, ए ग्रेन्युलोसाइट्स में आपके पास आ जाते हैं मैक्रोफेजेस. ठीक है, और आपके लिम्फोसाइट्स, बी सेल्स एंड टी सेल्स. ठीक है, इनमें मोस्टली बेसिकली आपका सिंगल लोब्ड न्यूक्लियस होता है. ठीक है, और ये आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी में. बात समझ आए. ओके, ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स. तो पहले हम लिम्फोसाइट्स की बात करें तो लिम्फोसाइट्स के अंदर आपके टी सेल्स, बी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स आते हैं. ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स आते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं आपके माइलॉइड सेल्स. माइलॉइड सेल्स में आपके क्या आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल, मस्ट सेल्स, मोनोसाइट्स, डेंड्रिटिक सेल्स.
ठीक है, ये आ जाते हैं। माइलॉइड सेल्स बेसिकली आपके डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ ब्लड व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि आपके हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल से ही ओरिजिनेट हुए हैं बोन मैरो में, ठीक है, और आपके इम्यून सिस्टम के मेंटेनेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स आपके स्पेशलाइज्ड व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जिसके अंदर आपके 3 तरह के सेल्स हैं, बी सेल्स, टी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स, जो कि आपके इंपॉर्टेंट हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए, ठीक है। अडेप्टिव इम्यूनिटी में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये बॉडी में पैथोजन से, वायरसेस से फाइट करने में हेल्प करते हैं, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो बी सेल्स की बात करूं, बी सेल्स मैंने ऑलरेडी पहले मतलब ये बहुत आपको पता भी होगा कि बी सेल्स जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं आपके कहां पर, बोन मैरो में, ठीक है। ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं और बोन मैरो में ही ये मैच्योर होते हैं, ठीक है। बोन मैरो में ये मैच्योर होते हैं, ठीक है। इनका मेन काम क्या है, ये मेन काम करते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है, एंटीबॉडी मीडिएटेड डिफेंस, ठीक है। ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है जिसमें आपके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं और वो एंटीबॉडीज जो हैं वो आपके इन्फेक्शन से, बॉडी में इन्फेक्शन से फाइट करती हैं, ठीक है। ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है जिसमें आपके एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, सिंपल्स में अगर लैंग्वेज में बात करूं, और वो एंटीबॉडीज जो हैं वो फाइट करती है अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। हर एक एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है, ठीक है। तो बी सेल्स जो हैं ये डिफरेंशिएट होते हैं 2 प्राइमरी सेल्स में, एक होते हैं प्लाज्मा सेल्स और एक होते हैं लॉन्ग लिव्ड मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स दैट आर प्लाज्मा ब्लास्ट जो कि सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडीज टू फाइट इन्फेक्शन, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज सिक्रीट करते हैं और जो लॉन्ग लिव्ड मेमोरी बी सेल्स हैं ये आपकी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। और जब भी अगर आपकी बॉडी में सपोज कर लो अभी कोई पैथोजन एंटर किया है और बी सेल्स ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना दी हैं, अगर 5 साल बाद, 10 साल के बाद अगर दोबारा से वो पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करता है तो बी सेल जो है वो याद रखेगा, बड़ा इंटेलिजेंट है वो, ठीक है। वो याद रखेगा अरे ये पैथोजन तो पहले भी एंटर किया था और इससे मैंने लड़ाई की थी, ठीक है, ये फिर से आ गया, अब पहले तो मैंने टाइम लगाया था इसको बॉडी से निकालने में, अब तो मैं इसको झटके में बॉडी से निकाल दूंगा, ठीक है। तो अब दूसरी बार ये एक रैपिड और इनहांस्ड जो है रिस्पॉन्स देगा अगर सेम एंटीजन आपकी बॉडी में दोबारा से एंटर करता है तो, ठीक है। ओके, तो बी सेल की सरफेस के ऊपर कुछ मार्कर्स होते हैं, ठीक है। जब भी बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं, मैच्योर होते हैं तो ये मार्कर्स खुद को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। इन मार्कर्स को हम बोलते हैं सीडी मार्कर्स, जो बी सेल की सरफेस पे भी होंगे और टी सेल्स की सरफेस पे भी होंगे, ठीक है। सीडी मार्कर्स बेसिकली क्या होते हैं, ये आपके होते हैं क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, cluster of differentiation. ये CD markers are nothing but the proteins that are found on outer surface of cells, ठीक है। बी सेल्स और टी सेल्स की सरफेस पे ये आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली हम WBCs की बात कर रहे हैं ना, बी सेल्स और टी सेल्स के, ठीक है। और ये प्रोटीन्स बेसिकली क्या करते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं और क्लासिफाई करते हैं आपके एंटीजन्स को, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासिफाई करते हैं एंटीजन्स को, ठीक है, ऑन वेरियस इम्यून सेल्स, ठीक है। तो बी सेल्स के जब मैच्योर हो जाते हैं तो उनके सरफेस पे नहीं मार्कर्स जो है वो खुद को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। मार्कर्स जो है एंटीजन्स को आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, और उनके खिलाफ जो है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब ये एक और चीज सुनना कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी होता है ना, एंटीजन तो हो गया कोई भी, एंटीजन को हम AG लिखते हैं और एंटीबॉडी को हम AB लिखते हैं, ठीक है। एंटीजन हो गया कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड एज एंटीजन, ठीक है। और एंटीबॉडी हो गया एक आपका प्रोटीन है जो कि वाई शेप्ड का होता है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोला जाता है इसको, ठीक है, इसको इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोला जाता है, ठीक है। और ये एंटीबॉडी क्या होता है ना, ये रिकॉग्नाइज करती है और बाइंड करती है स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द एंटीजन, ठीक है, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द एंटीजन। उस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द एंटीजन को, स्पेसिफिक रीजन ऑफ द एंटीजन को हम बोलते हैं एपिटोप, उसको क्या बोलते हैं, एपिटोप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एंटीबॉडी किसी भी एंटीजन के साथ बाइंड कर जाएगी, नहीं, ये एकदम काम करते हैं लॉक एंड की की तरह, ये एकदम काम करते हैं लॉक एंड की तरह,
ठीक है। एक एक ताले की एक पर्टिकुलर चाबी होता है ना, हर ताले को हर चाबी नहीं लगती, वैसे ही हर एंटीजन को हर एंटीबॉडी काम नहीं करेगी। हर एक एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होगी, मतलब हर एंटीबॉडी जो मतलब काम करे ना, एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, स्पेसिफिक एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होती है। ऐसा नहीं कि जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है वो एंटीबॉडी हर एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगी, नो, हर एक एंटीजन के लिए एक डिफरेंट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी हमारी बॉडी में, ठीक है। तो एकदम लॉक एंड की तरह काम करते हैं। तो जब एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ बाइंड करती है तो वो उस एंटीजन को डिग्रेड करेगी, हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगी, और वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है पूरा हमारे एंटीजन्स को क्या कर देगा, बॉडी में डिग्रेड कर देगा और बॉडी से रिमूव कर देगा, ठीक है। ओके, सो टी सेल्स की बात करें, बी सेल्स तो हो गया ना। बी सेल्स में मेन काम क्या है, आपके एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन। टी सेल्स जो है ना, टी सेल्स आपके प्रोड्यूस तो होते हैं आपके बोन मैरो में, ठीक है, बट ये आपके मैच्योर होते हैं कहां पर, आपके थाइमस में, इसलिए इसको टी सेल्स बोला जाता है, ठीक है। अब हमारे बोन मैरो में ना हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं। हमारे बोन मैरो में क्या होते हैं, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है। बोन मैरो में क्या होते हैं, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है। ये हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या करते हैं, यहां से आपके सारे क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये आपके प्रोड्यूस करते हैं ब्लड सेल्स को। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या करते हैं, ये ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या करते हैं, ये ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब कुछ ब्लड सेल्स तो जो हैं वो आपके यहीं पर मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है, और कुछ ब्लड सेल्स जो हैं आपके किसी और जगह पे जाके मैच्योर होंगे, ठीक है। सो ये जो सेल्स है ना, बहुत सारे मतलब कुछ आपके वहीं पर प्रोड्यूस हो जाएंगे और आपके क्या बनेंगे, आपके कुछ बनेंगे लिम्फोइड प्रोजेनेटर्स, ठीक है। तो लिम्फोइड प्रोजेनेटर्स में आपके बी सेल के लिए भी होंगे, टी सेल्स के लिए भी होंगे। बी सेल्स वाले तो यहीं पर मैच्योर हो जाएंगे बोन मैरो में, ठीक है। जो आपके टी सेल्स वाले प्रोजेनेटर्स होंगे, प्रिकर्सर्स होंगे, टी सेल्स के जो प्रिकर्सर होंगे, ये माइग्रेट करेंगे कहां पर, आपके माइग्रेट करेंगे थाइमस में, ठीक है। थाइमस में जाके ये वहां पर जाके मैच्योर होंगे। तो जो आपके हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं, ठीक है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं आपके, ठीक है। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स बेसिकली क्या होते हैं, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या होते हैं, ये आपके ऐसे सेल्स हैं जहां से आपके सारे के सारे ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। आपके सारे के सारे ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये आपके बोन मैरो में पाए जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं ये खुद ही सेल्फ रिन्यू हो सकते हैं, डिफरेंशिएट हो सकते हैं, डिफरेंशिएट होकर लिम्फोइड प्रोजेनेटर्स बना रहे हैं। लिम्फोइड प्रोजेनेटर्स जो हैं यहाँ से आपके सारे लिम्फोसाइट्स बनेंगे, ठीक है। ये आपके ओरिजिनेट तो बोन मैरो में होंगे बट डिफरेंट, ये जो है मैच्योर डिफरेंट साइट्स पे होंगे। जैसे कि आपके टी सेल्स जो है थाइमस में जाके मैच्योर होंगे, बी सेल्स जो है वो बोन मैरो में ही मैच्योर होंगे, ठीक है। ओके, सो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आपके टी सेल्स, मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ, टी सेल्स जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में, ठीक है। किससे प्रोड्यूस होते हैं, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से, ठीक है। इमेच्योर, ये अभी इमेच्योर है ना, ये इमेच्योर बोन मैरो को टी सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इमेच्योर टी सेल्स को हम बोलते हैं लिम्फोस, आपके इमेच्योर टी सेल्स को हम बोलते हैं थाइमोसाइट्स, ठीक है। इमेच्योर टी सेल्स को हम बोलते हैं थाइमोसाइट्स, ठीक है। ये थाइमोसाइट्स जो है थाइमस में जाएंगे, ठीक है। थाइमस में जाके ये वहां पे प्रोलिफरेट करेंगे, मैच्योर होंगे, ठीक है। प्रोलिफरेट करेंगे, मैच्योर होंगे, ठीक है। वहां पर जब ये मैच्योर होंगे तो ये एक्सप्रेस करेंगे अपने मार्कर्स को, ठीक है। ये अपने मार्कर्स को एक्सप्रेस करेंगे, ओके। जो टी सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बोन मैरो में फ्रॉम द हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ये इमेच्योर टी सेल्स को हम थाइमोसाइट्स बोलते हैं। ये थाइमस में जाएंगे, वहां पे प्रोलिफरेट करेंगे, मैच्योर होंगे और अपने मार्कर्स को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है।
तो इनके पास भी CD मार्कर्स होते हैं। तो इमेच्योर टी सेल्स जिसको थाइमोसाइट्स बोला जाता है, ये थाइमस में जाते हैं, वहां जाके प्रोलिफरेट करते हैं। बहुत सारी चेंजेस इनके अंदर आएंगी, जैसे कि अपने जो सेल सरफेस मार्कर्स है उन्हें एक्सप्रेस करेंगे। टी सेल रिसेप्टर जीन्स है उनकी रीअरेंजमेंट होगी, ठीक है। और थाइमस में ही क्या होगा, थाइमस में ही जो टी सेल्स हैं, टी सेल्स जो हैं ये क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। टी पॉजिटिव सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, ये एलिमिनेट करते हैं उस एंटीजेंस को, ये एलिमिनेट करते हैं उस एंटीजेंस को जो कि प्रेजेंट होते हैं MSC मॉलिक्यूल्स के ऊपर, मतलब कि फॉरेन एंटीजेंस को ये एलिमिनेट करते हैं उन एंटीजेंस को जो कि MSC मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और नेगेटिव सिलेक्शन क्या होते हैं, ये डू नॉट एलिमिनेट सेल्फ एंटीजेंस, जो बॉडी के सेल्फ टिश्यूज होते हैं ना, बॉडी के खुद के टिश्यूज हैं, ठीक है, या बॉडी के खुद के एंटीजेंस हैं, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। उनको कहते हैं तुम निकल जाओ साइड पे, तुम्हें मैं डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा। ये सिर्फ उसे डिस्ट्रॉय करेंगे जो कि MSC मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ये फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं ना, फॉरेन सब्सटेंसेस जो आपकी बॉडी में एंटर किए हैं, ये उन्हें जो है एलिमिनेट करते हैं टी सेल्स, ठीक है। तो टी सेल्स जो हैं ये थाइमस जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिलेक्टिंग टी सेल्स जो कि रिकॉग्नाइज करे MSC मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, पॉजिटिव सिलेक्शन, और डू नॉट रिएक्ट टू सेल्फ एंटीजेंस, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सिलेक्शन। इतना समझ आया है, ठीक है। तो देखो मैं बता देती हूँ कि MSC क्या होते हैं आपके। MSC होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी सेल्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या है, ये बेसिकली आपके सेल सरफेस प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये बेसिकली आपके सेल सरफेस प्रोटीन्स हैं, ठीक है। ये एक्ट करते हैं एंटीजन प्रेजेंटर, ये एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये एंटीजन के कुछ फ्रेगमेंट्स, जो भी पैथोजन होगा उसके कुछ फ्रेगमेंट्स को प्रेजेंट करेंगे और वो रिकॉग्नाइज कौन करेगा, टी सेल्स करेगा और उसके खिलाफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। टी सेल्स कौन से एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे, जो कि आपके MSC के ऊपर प्रेजेंट होंगे, MSC 1 के ऊपर या MSC 2 के ऊपर प्रेजेंट होंगे, ये उन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे, ना कि अपने सेल्फ एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है, उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, दिस इज क्लियर, इतना क्लियर हो गया ना कि MSC क्या होता है, ठीक है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ टी सेल्स। तो टी सेल्स जो बेसिकली आपके अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जैसे कि CD4, अभी CD मैंने बता दिया था क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, ऊपर बताया था ना क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। ये आपके प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो कि आइडेंटिफाई करते हैं और क्लासिफाई करते हैं एंटीजेंस को, ठीक है। तो CD4 प्लस, ठीक है, ये पहला आ गया CD4, ठीक है। टी हेल्पर सेल्स, ठीक है, ये CD4 टी हेल्पर सेल्स जो हैं ये रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजेंस को, जो कि किसके ऊपर प्रेजेंट होंगे, MSC 2 के ऊपर होंगे, ठीक है। इनका काम क्या होता है बेसिकली CD4 का काम होता है कि ये जो रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, ये साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं, ये साइटोकाइंस की सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। अभी साइटोकाइंस क्या होते हैं बेसिकली आपके, साइटोकाइंस क्या होते हैं, साइटोकाइंस बेसिकली आपके छोटे छोटे सिग्नलिंग प्रोटीन्स हैं जो कि दो सेल्स के बीच में ऐसे मैसेंजर का काम करते हैं, ठीक है। एक सेल हो गया जो कि साइटोकाइन प्रोड्यूस करता है, और दूसरा सेल हो गया जो कि आपका टारगेट सेल है जिसने इफेक्ट शो करना है, ठीक है। तो कोई जब भी कोई बॉडी में स्टिमुलस आएगा, मान लो कोई बॉडी में आपका पैथोजन एंटर कर गया है, ठीक है, तो बॉडी को स्टिमुलस मिलेगा, ठीक है। तो वो साइटोकाइन प्रोड्यूसिंग सेल साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करेंगे, छोटे छोटे सिग्नलिंग प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करेंगे, और जो टारगेट सेल होगा उसके पास उसके रिसेप्टर्स होंगे, वो सिग्नलिंग प्रोटीन्स को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। वो सिग्नल उस सेल के अंदर जनरेट होगा और वो सेल जो है अपना इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो साइटोकाइन छोटे छोटे आपके सिग्नलिंग प्रोटीन्स हैं जो कि मैसेंजर्स की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल की ग्रोथ में, ठीक है, इन्फ्लामेशन में, ठीक है, बॉडी रिस्पॉन्स करते हैं अगेंस्ट डिजीज इन्फेक्शन के अगेंस्ट, जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये जो CD4 टी हेल्पर सेल्स हैं ये आपके कैसे काम करते हैं, ये आपका साइटोकाइन की सिक्रेशंस करते हैं, इन मॉलिक्यूल्स की सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। और CD4 को हम ऑर्केस्ट्रेट्स भी कहते हैं आपके,
इनको हम ऑर्केस्ट्रेटर्स ऑफ इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, इनको हम ऑर्केस्ट्रेटर्स ऑफ इम्यून सिस्टम क्यों कहते हैं? बिकॉज बेसिकली ये क्या करते हैं, ये आपका पूरा उस एक सेंट्रल सिस्टम होते हैं, ठीक है, पूरा मैनेज करते हैं, मॉनिटर करते हैं और ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बॉडी को मतलब बॉडी का मतलब जब भी कोई बॉडी में फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है ना, तो ये एकदम से आपका ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, बी सेल्स को सिग्नल करेंगे कि बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर कर दिया, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करो। तो ये इसलिए इनको हम सेंट्रल सिस्टम कहा जाता है, जो कि सारा कुछ मैनेज करते हैं, मॉनिटर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले CD4 में आते हैं टी हेल्पर 1, TH1, जो कि आपके फाइट करते हैं इंट्रासेलुलर पैथोजन से। ठीक है, जो पैथोजन आपके सेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और ये आपके सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है प्रोड्यूस करते हैं। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो इम्यूनिटी जिसमें एंटीबॉडी सेक्रेट नहीं होती। हेम्यूरल इम्यूनिटी पढ़ाई थी ना ऊपर, हेम्यूरल इम्यूनिटी होती है जिसमें एंटीबॉडी सिक्रीशन होती है। ठीक है, जो कि आपके बी सेल्स कर रहे हैं, पर टी सेल्स में आपकी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होगी जिसमें आपकी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं हो रही है। ठीक है, आपकी सेल टू सेल रिस्पॉन्स हो रहा है, आपके साइटोकाइंस वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, और ये एक्टिवेट करते हैं आपके मैक्रोफेजेस को। ठीक है, और कौन से साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं? IFN, गामा एंड इंटरल्यूकिन 2। IFN क्या है आपका? IFN है इंटरफेरॉन। ठीक है, एंड IL है इंटरल्यूकिन। ठीक है, ये आपके इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में ये साइटोकाइंस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और ये आपके मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, देन आते हैं टी हेल्पर 2, जो कि आपके एलर्जिक रिस्पॉन्सेस में मदद करते हैं। ठीक है, आपके इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 13 को ये प्रोड्यूस करते हैं, बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि बी सेल्स तो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करवाते हैं। एलर्जिक रिस्पॉन्सेस में आपकी एंटीबॉडी कौन सी प्रोड्यूस होती है? इम्यूनोग्लोबुलिन E। ठीक है, और एसिनोफिल्स की एक्टिवेशन करेंगे। ठीक है, तो ये टी हेल्पर 2 को क्या याद रखना है? ये आपके एलर्जिक रिस्पॉन्सेस में आपका रोल प्ले करते हैं। टी हेल्पर 17, जो कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस में इन्वॉल्व होते हैं। इंटरल्यूकिन 17, इंटरल्यूकिन 22 है, जो कि क्या करेंगे? आपके न्यूट्रोफिल्स को रिक्रूट करेंगे, एंटी फंगल डिफेंस आपकी बॉडी में प्रोड्यूस करेंगे, म्यूकोसल इम्यूनिटी आपकी बॉडी में प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, टी हेल्पर 17 जो है। ठीक है, टी फॉलिकुलर हेल्पर क्या होते हैं? जो कि बी सेल्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं और एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इंटरल्यूकिन 21। ठीक है, रेगुलेटरी टी सेल्स क्या होते हैं? ये रेगुलेटरी टी सेल्स बेसिकली आपका ऑटो इम्यूनिटी को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, आपके इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करते हैं ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अपने ही सेल्स को एज अ फॉरेन समझ के डिस्ट्रॉय ना कर दे। ठीक है, सो CD4+ जो है ये स्पेसिफिक मार्क, CD4+ नाम क्यों है इसका? बिकॉज इसके सरफेस के ऊपर ना आपके CD4 मार्कर्स होंगे। ठीक है, CD4 मार्कर्स होंगे। ठीक है, और CD4+ बेसिकली आपके टी सेल्स के लिए ही होता है। ठीक है, ये आपके मैक्रोफेजेस या डेंड्रिटिक सेल्स के ऊपर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करते हैं, और साइटोकाइंस जो है आपके बाकी इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट कर रही है, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर रही है, सिनोफिल्स को एक्टिवेट कर रही है, ताकि वो बॉडी से इन्फेक्शन से फाइट करें और बॉडी से उनको रिमूव कर सके। HIV के केस में क्या होता है? ये जो वायरस होता है ना, HIV वायरस, ये टारगेट करता है CD4 सेल्स को, टी सेल्स को टारगेट करता है और इनको डिस्ट्रॉय करता है। तो जब भी हम क्या करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गई है या कोई वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर दिया, तो हम CD4 काउंट कर लेते हैं। ठीक है, जिससे हमें आपके इम्यून सिस्टम का मॉनिटरिंग हो जाएगी कि आपका इम्यून सिस्टम कैसा है, उसमें टी सेल्स प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, कितने हैं, तो वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, देन है CD8, जिसको हम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी कहते हैं, जो कि आपके MSC1 के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपके वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं या ट्यूमर सेल्स होते हैं या ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज होते हैं, ये उनके अगेंस्ट जो है ये काम करते हैं। ठीक है, ये किसको रिकॉग्नाइज करेंगे? आपके इन्फेक्टेड सेल्स को, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, कैंसर सेल्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, या आपके ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज को रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, अब इनको CD8+ क्यों कहा है? क्योंकि इनका जो रिसेप्टर होगा वो कौन सा होगा? CD8 रिसेप्टर होगा उनके सरफेस के ऊपर। ठीक है, और ये रिसेप्टर किसके साथ बाइंड करेगा? MSC1 मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, अब देखो इनका काम क्या होता है। ये
CD4 क्या करते हैं, साइटोकाइंस रिलीज कर रहे थे, है ना। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं, जैसे कि परफोरिन। ये पोर क्रिएटिंग प्रोटीन है जो कि पोर्स क्रिएट करता है, ठीक है। ग्रेंजाइम क्या है, ये एक एंजाइम है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये अडेप्टिव इम्यूनिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, CD8 वगैरह, ठीक है। ये क्या करते हैं, मान लो कोई आपका पैथोजन है, ठीक है, ये कोई पैथोजन है, ठीक है। CD8 वाले क्या करेंगे, इस पैथोजन पे कुछ आपके एंजाइम्स, ये प्रोटीन वगैरह रिलीज करेंगे, इस पैथोजन की सरफेस के ऊपर ना पोर्स क्रिएट कर देंगे, ठीक है। पोर्स क्रिएट कर दिए, अभी पैथोजन जो है इसकी क्या होगी, इस सेल की लाइसिस होगी, ठीक है। पोर्स क्रिएट हो गया, सेल लाइसिस होगी, सेल जो है वो बर्स्ट करेगा, ठीक है, और सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज एपोप्टोसिस, दैट इज सेल की प्रोग्राम डेथ, है ना, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है। ये सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बाय एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या कर रहे हैं, जो भी टारगेट सेल होगा उस टारगेट सेल में कुछ आपके एंजाइम्स, प्रोटीन्स वगैरह सेक्रेट करेंगे, उस सेल के ऊपर पोर्स वगैरह क्रिएट करेंगे और उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। या तो इसके अंदर होते हैं फैस एल इंटरेक्शन। फैस एल इंटरेक्शंस क्या है आपकी, देखो, अच्छा, फैस एल इंटरेक्शंस क्या है, फैस क्या है, दिस इज फैस लिगेंड। ये लिगेंड कहां पर प्रेजेंट होता है, CD8 सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है। ये लिगेंड कहां पे होता है, CD8 सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये बाइंड करता है आपके फैस रिसेप्टर के साथ, ठीक है। फैस रिसेप्टर कहां पे होगा, एंटीजन पे होगा, ठीक है। ये वहां पर क्या करेगा, सिग्नलिंग पाथवे को, सिग्नलिंग कास्केड को, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, ठीक है, उन्हें एक्टिवेट करेगा, ठीक है। और ये क्या करवाएगा, फिर सेल की प्रोग्राम डेथ करवाएगा, सेल को डिस्ट्रॉय करेगा, पैथोजन को डिस्ट्रॉय करेगा। तो लिगेंड जो है ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, वो रिसेप्टर एंटीजन के सरफेस पे होगा और वो उससे आपका सिग्नलिंग कास्केड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाएगा और सेल की प्रोग्राम्ड डेथ होगी, ठीक है। और ये कुछ इंटरफेरॉन्स को भी प्रोड्यूस करते हैं, इंटरफेरॉन गामा, ताकि वायरस जो है वो आपकी बॉडी में जाके रेप्लिकेट ना हो, उसकी रेप्लिकेशन को सप्रेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं रेगुलेटरी टी सेल्स, जो कि आपके ऑटोइम्यूनिटी को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, आपकी ऑटोइम्यूनिटी को प्रिवेंट करते हैं ये, ठीक है, ऑटोइम्यूनिटी को प्रिवेंट करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, ठीक है, आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं ताकि आपकी बॉडी जो है आपके अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय ना कर दे, ठीक है। ये आपके CD4 के ऊपर भी हो सकते, CD4 टाइप्स के भी हो जाते हैं, CD25 टाइप के भी हो सकते हैं, FOXP3 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब FOXP3 जो है ना, FOXP3 ये आपके, इसके अंदर आपके FOXP3 जीन्स होंगी, ठीक है। FOXP3 जीन्स में अगर म्यूटेशंस होती हैं ना, तो आपके इपेक्स सिंड्रोम होता है जो कि आपकी सीवियर ऑटोइम्यूनिटी कॉज करेगा, ठीक है। सो ये बेसिकली रेगुलेटरी टी सेल्स क्या है, इम्यूनिटी को प्रिवेंट कर रहे हैं, ऑटो इम्यूनिटी को प्रिवेंट कर रहे हैं, आपकी बॉडी में टॉलरेंस लेवल को मेंटेन करके रख रहे हैं। ये इम्यूनो सप्रेसिव साइटोकाइंस को सेक्रेट करेंगे, जैसे कि इंटरल्यूकिन 10 हो गया, TGF होता है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर जो कि साइटोकाइन ही है, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ साइटोकाइन जो कि मल्टी फंक्शनल साइटोकाइन है, ठीक है। तो ये आपके करेंगे जो कि आपके टी सेल्स को एक्टिवेट होने से रोकेंगे, बी सेल्स को एक्टिवेट होने से रोकेंगे, डेंड्रिटिक सेल्स को एक्टिवेट होने से रोकेंगे, ताकि ये सेल्स जो है एक्टिवेट ना हो, ये आपके खुद के ही सेल्स को जो है डिस्ट्रॉय ना करें। जब भी हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना, क्योंकि आपकी बॉडी जो है आपके जो भी आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हो उसको एज अ फॉरेन रिकॉग्नाइज कर सकते हो और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना सकती है, ठीक है। तो जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना, ठीक है, आपके बी सेल, टी सेल्स, इनकी एक्टिविटी को सप्रेस करना, ठीक है। तो ये आपके रेगुलेटरी टी सेल्स है। अब ये जो है ना TGF जो है कि मल्टी फंक्शनल साइटोकाइन है बेसिकली, ठीक है। ये आपके क्या करता है, ट्यूमर को सप्रेस करता है अर्ली स्टेजेस में। अगर ट्यूमर आपको अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट हो जाता है ना, तो अर्ली स्टेजेस में ट्यूमर को सप्रेस करेगा। बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट कि अगर आपकी लेट स्टेजेस होगी, ठीक है, आपकी स्टेज 3, स्टेज 4 होगी, ठीक है, तो ये प्रमोट करेगा मेटास्टेसिस को,
ठीक है, ये प्रमोट करेगा मेटास्टेसिस को, मतलब ट्यूमर, आपके ट्यूमर को स्प्रेड करेगा एंड दैट विल बिकम कैंसरस। ठीक है, देन है गामा डेल्टा टी सेल्स, ये आपके यूनिक टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट्स हैं जो कि आपके इनेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी के बीच में एक ब्रिज क्रिएट करते हैं। इसमें आपके दोनों के फीचर्स होंगे, इनेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी दोनों के फीचर्स होंगे। ये आपके अल्फा बीटा सेल से डिफरेंट है। ठीक है, आपके अल्फा बीटा सेल से डिफरेंट है। ठीक है, इनका जो कॉम्पोजिशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी, इनकी एबिलिटी भी बहुत है। अब देखो ये गामा डेल्टा सेल्स को होते हैं ना, ये आपके ब्रॉड रेंज ऑफ एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, ये आपके ब्रॉड रेंज ऑफ एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। इनकी कोई एमएचसी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, इनकी कोई एमएससी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। मतलब कि अब जैसे ऊपर पढ़ा था ना, CD4 MHC2 वाले को रिकॉग्नाइज करेगा एंटीजेंस को, CD8 MHC1 पे जो एंटीजेंस होंगे उसको रिकॉग्नाइज करेगा। बट गामा डेल्टा सेल्स बड़े मस्त हैं यार, कहते हैं यार कोई जरूरत नहीं है एमएससी की, हम खुद ही अपना काम कर लेंगे। एंटीजन आए तो सही हमारी बॉडी में, एंटर तो करे किसी सेल के अंदर, हम देखो कैसे एक रैपिड रिस्पॉन्स उसके खिलाफ प्रोड्यूस करेंगे, एकदम से साइटोकाइंस को रिलीज करेंगे और उसको बॉडी से रिमूव कर देंगे। मतलब इसको किसी भी एमएससी कॉम्प्लेक्स वगैरह की जरूरत नहीं है, ये बॉडी में आपका एकदम से अर्ली रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। जब भी बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन होगी, कोई होमोस्टेसिस हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह ये काम करते हैं। एकदम से रैपिड रिलीज ऑफ साइटोकाइंस करेंगे, टिश्यूज को रिमूव करेंगे और पैथोजेंस को बॉडी से डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है नेचुरल किलर टी सेल्स, जो कि एक हाइब्रिड है, हाइब्रिड है किसका, आपके एनके सेल्स का, नेचुरल किलर सेल्स का एंड टी सेल्स का। तो मतलब ये इनेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी का बीच को ब्रिज कर रहे हैं, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके पास। पर इसकी एक बड़ी खास बात है, ये आपके अभी तक जितने भी हमने एंटीजेंस पढ़े हैं ना, वो सारे आपके प्रोटीन वाले एंटीजेंस थे। ठीक है, सेल्फ सरफेस प्रोटीन, सेल्फ सरफेस प्रोटीन है ना, प्रोटीन प्रोटीन ही पढ़ाती। बट ये जो नेचुरल किलर टी सेल्स है ना, ये रिकॉग्नाइज करते हैं लिपिड एंटीजेंस को, और उनको प्रेजेंट कौन करता है, CD1D मॉलिक्यूल। ठीक है, ये पेप्टाइड एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं जो कि बाकी टी सेल्स कर रहे थे, ये आपके लिपिड एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, और जब ये एक्टिवेट होते हैं ना, तो ये बहुत सारा साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करते हैं, एकदम से इन्फेक्शंस को, कैंसर्स को, जो भी है उनके खिलाफ एकदम रैपिड रिस्पॉन्स जो है प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये आपके किसको रिकॉग्नाइज करते हैं, लिपिड एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको प्रेजेंट कौन करता है, CD1D। ठीक है, ये बहुत सारे साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं। ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं इन केस ऑफ कैंसर्स। ठीक है, माइक्रोबियल डिफेंस, ऑटोइम्यूनिटी के केस में। ठीक है, ओके, लास्ट आपके आते हैं मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी टी सेल्स तब जनरेट होंगे वंस एंटीजन हैज बीन एंटर्ड इन योर बॉडी और टी सेल्स उसके एक्सपोजर में आ चुके हैं। ठीक है, जनरेटेड आफ्टर एंटीजन एक्सपोजर। इसमें आपके सेंट्रल मेमोरी टी सेल्स आएंगे। ठीक है, जो कि आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आपके लिम्फ नोड्स में, स्प्लीन में, वहां पे प्रेजेंट होंगे, लॉन्ग लिव्ड होंगे। और कभी भी बॉडी अगर कोई भी एंटीजन, सेम एंटीजन अगर दोबारा से लिम्फोइड टिश्यूज में एंटर करता है, ये उसे रिकॉग्नाइज करेंगे और उसको बॉडी से रिमूव कर देंगे। इफेक्टर मेमोरी टी सेल्स जो कि आपके पेरिफेरल टिश्यूज में लोकेटेड होंगे। ठीक है, तो जब भी ये हाईली फंक्शनल होते हैं, फटाफट से जब भी कोई इन्फेक्शन होते हैं उस साइड पे जाते हैं, वहां पे जाके इमीडिएट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और रेसिडेंट मेमोरी टी सेल्स जो कि आपके पेरिफेरल टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं, वहां पे रिसाइड करते हैं, वहां से कहीं नहीं जाते हैं, और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर्म करते हैं अगेंस्ट द पैथोजेंस इन स्पेसिफिक लोकेशंस। ठीक है, स्पेसिफिक लोकेशन में ये अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अपनी जगह पर रहकर, कहीं पर नहीं जाएंगे ये। ठीक है, तो मेमोरी टी सेल्स जो है एंटीजन स्पेसिफिक सेल्स होते हैं। ठीक है, ये याद रखते हैं कि पहले भी इन्फेक्शन हुई थी। ठीक है, फिर फटाफट से एकदम से रैपिड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं अगर दोबारा से वो पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करता है। लॉन्ग लिव्ड होते हैं, याद रखते हैं। ठीक है, बड़े अच्छे बच्चे हैं ये। ठीक है, बड़ी स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है इनकी। ठीक है, ये बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करते हैं, लिम्फ नोड्स में आपको मिल जाएंगे, पेरिफेरल टिश्यूज में मिल जाएंगे, स्पेसिफिक साइट्स में आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो पूरी बॉडी में ये आपको सर्कुलेटेड होते हुए दिखेंगे। ठीक है, अब आ जाओ अगले टाइप के बी सेल्स हो गए, आपके टी सेल्स हो गए। अब आते हैं नेचुरल किलर सेल्स, है ना। नेचुरल किलर सेल्स अगेन टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स हैं।
ठीक है। ये आपका फ्रंट लाइन डिफेंस बनाते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। ये नेचुरली ट्यूमर सेल्स को किल करते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को किल करते हैं। इनको किसी सेंसिटाइजेशन की जरूरत नहीं है, किसी रिकॉग्नाइजेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एंजाइम्स वगैरह को प्रोड्यूस करेंगे, हार्मफुल सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करेंगे, एक इनहांस्ड इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे बाय प्रोड्यूसिंग साइटोकाइंस, ठीक है। ओके, तो ये जो आपके नेचुरल किलर सेल्स है ना, ये अबनॉर्मल सेल्स को डायरेक्टली किल कर देते हैं। ट्यूमर सेल्स हो गए, आपके वायरल इन्फेक्टेड सेल्स हो गए, पर रिलीजिंग सर्टेन एंजाइम्स, जैसे परफोरिन रिलीज कर सकते हैं, ग्रेंजाइम्स रिलीज कर सकते हैं, और आपके प्रोग्राम सेल डेथ ये करते हैं, ठीक है। इनको किसी प्रायर एक्सपोजर की या किसी भी मतलब उसकी जरूरत नहीं है एक्टिवेट होने के लिए, ये आप नेचुरली उसको किल करेंगे, ठीक है। वे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो बनाते हैं, ठीक है। साइटोकाइंस भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे इंटरफेरॉन गामा, टीएनएफ अल्फा, ये प्रोड्यूस करते हैं ताकि आपको इनहांस्ड रिस्पांस जो है वो मिल सके, आपके इम्यून रिस्पांस जो है थोड़ा बूस्ट अप हो सके, और उसकी वजह से ये बाकी इम्यून सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं, जैसे मैक्रोफेजेस वगैरह को एक्टिवेट करेंगे, डेंड्रिटिक सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रेगनेंसी ऑल्सो, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक हेल्थी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं फॉर प्लेसेंटल डेवलपमेंट, ताकि वहां पे कोई पैथोजन वगैरह जो है वो सरवाइव ना करे और बेबी को कोई भी नुकसान ना हो, जो फीटस है उसको कोई भी नुकसान ना हो, आपका प्लेसेंटल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है। देन वही मैंने बताया ना, परफोरिन एंजाइम या फैसल पाथ को ये जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड दे आल्सो मीडिएट एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। अब क्या होता है कि आपकी ना एंटीबॉडीज के ऊपर ना कुछ एफसी रीजन्स होते हैं, ठीक है। एफसी रीजन्स होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, आपके जो नेचुरल किलर सेल्स हैं, ये इन एफसी रीजन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। ये एफसी रीजन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और उनके साथ बाइंड करते हैं, ठीक है। उनके साथ बाइंड करेंगे एफसी रीजन्स के साथ, ठीक है। और आपके अडेप्टिव इम्यूनिटी और इनेट इम्यून जो फंक्शंस हैं उसको लिंक करेंगे, ठीक है। मतलब कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिस क्या होते हैं, ये उन एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। रिकॉग्नाइज करेंगे उन एंटीजेंस को जो कि कोटेड होंगे विद द एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडी से अगर कोटेड है मतलब अडेप्टिव इम्यूनिटी है, ठीक है। तो इनेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी को ये लिंक कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स जहाँ पे इम्यून सेल्स जो है टारगेट करते हैं उन सेल्स को, उन वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को जो कि किससे कोटेड हुए होते हैं, स्पेसिफिक एंटीबॉडी से कोटेड हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जो आपके फैगोसाइट्स, जिसमें न्यूट्रोफिल्स आते हैं। न्यूट्रोफिल्स आपके व्हाइट ब्लड सेल्स का ही टाइप है, मोस्ट अबंडेंट ग्रेन्युलोसाइट है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनगल्फ करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस, ठीक है। ये एंजाइम्स वगैरह को रिलीज करते हैं, ठीक है। और ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जिनकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, ताकि बैक्टीरिया वगैरह को ब्रेक डाउन कर सके, किल कर सके, ठीक है। कभी कभी किसी किसी कंडीशंस में न्यूट्रोफिल्स जो हैं, ये न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप्स जो है वो बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, डीएनए को रिलीज करते हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स को रिलीज करते हैं ताकि वो पैथोजेंस को ट्रैप कर सकें और उनको किल कर सके, दैट इज कॉल्ड नेटोसिस, ठीक है। ये टिश्यू रिपेयर में भी हेल्प करते हैं, हीलिंग प्रोसेस में भी आपके हेल्प करते हैं न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। नॉर्मल न्यूट्रोफिल का लेवल जो रहता है दैट इज 2500 टू 7000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। अगर इनका लेवल नॉर्मल लेवल से इंक्रीज हो जाता है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रोफिलिया। और जब भी आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन या कैंसर होता है तो ये न्यूट्रोफिल्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है, मीन्स दे आर फाइटिंग अगेंस्ट दैट इन्फेक्शन, ठीक है। और अगर इनका लेवल डिक्रीज हो जाता है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रोपीनिया, तो इट मीन्स आपकी बॉडी अब मोर सस्पेक्टेबल है टू द इन्फेक्शंस। आपकी बॉडी में इन्फेक्शंस बड़ी आसानी से हो सकते हैं बिकॉज न्यूट्रोफिल्स का लेवल कम है, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज का लेवल कम है, ठीक है। तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शंस पर जो है बड़ी आसानी से आपकी बॉडी को इन्फेक्शंस हो सकती हैं या मोर प्रोन टू डिजीजेस, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स जो है आपको बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। ये सर्कुलेट करते हैं थ्रू आउट द बॉडी, ब्लड में, लिम्फ में, टिश्यूज में, ठीक है। इन्फेक्टेड साइट्स पे जाएंगे, वहां पे आपका रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। देन आते हैं मोनोसाइट्स। देखो मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस ना आपके दो अलग अलग सेल्स हैं जो कि आपके मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। आपके जो मोनोसाइट्स है ना, आपके मोनोसाइट्स आपके सर्कुलेट करते हैं ब्लड में, ठीक है। सर्कुलेट करते हैं ब्लड में, ठीक है। और ये जब ये आपके टिश्यूज में जाते हैं ना, तो टिश्यूज में जाके ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं इनटू मैक्रोफेजेस या डेंड्रिटिक सेल्स में, ठीक है। मैक्रोफेजेस या डेंड्रिटिक सेल्स में,
ठीक है। तो ये वहां पे जाके स्पेशलाइज्ड सेल्स में जाकर ये जो है आपके टिश्यूज में जाके ये मैक्रोफेजेस एंड डेंड्रिटिक सेल में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो मोनोसाइट्स माइग्रेट इनटू टिश्यूज, ये डिफरेंशिएट इनटू मैक्रोफेजेस, ठीक है, जो कि आपके फेगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं, मैक्रोफेजेस में फेगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं, टिश्यू रिपेयर में हेल्प करते हैं, एंटीजन प्रेजेंटेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो मोनोसाइट्स आपके बोन मैरो में बने हैं, ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। तो मोबाइल डिफेंस सिस्टम बनाते हैं, आपका घूमते रहते हैं ना। डिफरेंशिएट होते हैं मैक्रोफेजेस या डेंड्रिटिक सेल्स में जब ये टिश्यूज में जाएंगे, ठीक है। इनका काम है इंफ्लेमेटरी एंटी इंफ्लेमेटरी दोनों काम करते हैं, ये दोनों रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फैगोसाइटोसिस, एंटीजन प्रेजेंटेशन, साइटोकाइंस की सिक्रेशन, ये सब इसके फंक्शंस हैं, ठीक है। मैक्रोफेजेस जो कि आपके मोनोसाइट से डेवलप हुए हैं, टिश्यूज में पाए जाएंगे। ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं तो फर्दर डिफरेंशिएट नहीं होंगे, ठीक है। ये इनेट इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फैगोसाइटोसिस में, एंटीजन प्रेजेंटेशन में एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं टू द अदर सेल, टी सेल को प्रेजेंट करेंगे एंटीजन को, ठीक है, बी सेल्स को प्रेजेंट करेंगे एंटीजन को, साइटोकाइंस की प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, टिश्यू की रिमॉडलिंग रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं मैक्रोफेजेस के, दैट इज दे शो हेटेरोजेनिटी, ठीक है, दे शो हेटेरोजेनिटी। तो मोनोसाइट्स आपके सर्कुलेटिंग प्रिकर्सर्स हैं और मैक्रोफेजेस आपके टिश्यूज में पाए जाते हैं, टिश्यू रेजिडेंट होते हैं, ठीक है। और दोनों आपका मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपके डेंड्रिटिक सेल, इनको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कहते हैं, ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कहते हैं इनको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके ये मतलब ये एक्ट करते हैं प्राइमर एक्टिवेटर्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये एंटीजन्स को प्रेजेंट करते हैं टू द टी सेल्स, ठीक है, टी सेल्स को एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और अडेप्टिव और इम्यून रिस्पॉन्स को दोनों को इनिशिएट करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये एंटीजन को कैप्चर करेंगे, ठीक है, वो फिर माइग्रेट करेंगे टू द लिम्फ नोड्स, वहां पे जाकर टी सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है, टी सेल्स आगे अपना काम करेगा, ठीक है। और टी सेल्स का काम क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, फॉरेन सब्सटेंसेस को पहले पकड़ते हैं, फिर उनको डिस्प्ले करते हैं अपनी सरफेस के ऊपर, और फिर टी सेल्स उसको रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो टी सेल्स जो हैं, जो आपके न्यूली फॉर्म टी सेल्स हैं, मैच्योर टी सेल्स हैं, ये उस एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करेंगे और उसके खिलाफ अपना एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो डेंड्रिटिक सेल्स अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कन्वेंशनल डेंड्रिटिक सेल्स हैं, ठीक है। कन्वेंशनल डेंड्रिटिक सेल्स आपके दो तरह के हैं, एक CD8 अल्फा एंड CD11B, CD11B, ठीक है। CD8 अल्फा जो है ये स्टिमुलेट करेंगे CD8 टी सेल्स को, ठीक है, और CD11B वाले जो है स्टिमुलेट करेंगे CD4 वाले टी सेल्स को, ठीक है। देन प्लाज्मोसाइटोइड डेंड्रिटिक सेल्स, ये आपके बेसिकली रोल प्ले करेंगे एंटीवायरल इम्यूनिटी में, ठीक है, और साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करेंगे। लैंगरहैंस सेल्स, ये आपके स्पेशल टाइप के डेंड्रिटिक सेल्स हैं जो कि आपके एपिडर्मल लेयर ऑफ द स्किन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद एसिनोफिल्स आपके स्पेशल टाइप ऑफ बी सेल्स हैं जो कि आपके बेसिकली पैरासिटिक इन्फेक्शंस के केस में इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, पैरासिटिक इन्फेक्शन के केस में इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एलर्जिक इन्फ्लामेशन को रेगुलेट करते हैं, अस्थमा, ठीक है, एलर्जीज वगैरह, कैंसर वगैरह इसके साथ भी एसोसिएटेड होते हैं इन क्रोनिक कंडीशंस में, ठीक है। देन एसिनोफिल्स का जो अगर नॉर्मल लेवल से ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एसिनोफिलिया, ठीक है। और इसका कॉज मेनली क्या होता है, अगर बॉडी में कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन, एलर्जी हो रही है, कैंसर होता है, तो उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। बेसोफिल आपके बेसिकली रिस्पॉन्ड करते हैं एलर्जेंस के साथ, जब भी आपकी बॉडी में कोई एलर्जन जो है एंटर कर जाता है तो ये स्टिमुलेट हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और हिस्टामाइंस वगैरह को रिलीज करते हैं, ठीक है, ताकि इन एलर्जिक जो भी आपके एलर्जिक रिएक्शंस हैं, ठीक है, हिस्टामाइंस वगैरह, जब बाकी जो भी सब्सटेंसेस हैं जो कि एलर्जिक रिएक्शंस को के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, इनसे फाइट करें, ठीक है, तो वो आपके प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। बेसोफिल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, हिस्टामाइन वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एक्टिवेट कब होंगे, जब आपकी बॉडी में कोई एलर्जन वगैरह एंटर कर जाएगा, ठीक है, तो ये उससे फाइट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बेसिफिल्स जो है कंट्रीब्यूट टू इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग बाय रिलीजिंग सर्टेन केमिकल्स जो कि ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेंगे टू द अफेक्टेड एरियाज, ठीक है। दे इन्फ्लुएंस द बैलेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी हेल्पर सेल्स जो कि एडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। तो बेसोफिल्स आपके बेसिकली एलर्जिक रिस्पॉन्सेस करते हैं, एसिनोफिल्स पैरासिटिक इन्फेक्शन के लिए हैं, ठीक है। ओके, मसल्स आपके इम्यून सेल्स हैं जो कि आपको स्किन में, कनेक्टिव टिश्यूज में, बॉडी की लाइनिंग्स में मिल जाएंगे, जो एक अलर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं, सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं, इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं, ठीक है, अगेंस्ट द पैथोजेंस, पैरासाइट्स, एलर्जेंस, ठीक है। ये इन्फ्लामेशन में रोल प्ले करते हैं बाय रिलीजिंग सम मीडिएटर्स जो कि ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, और ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडीज हीलिंग एंड डिफेंस प्रोसेस। ब्लड वेसल्स की जो परमेबिलिटी है ये इंपॉर्टेंट मतलब आपका बॉडी की हीलिंग और डिफेंस सिस्टम का इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब कैसे? देखो, अब जब आपके ब्लड वेसल्स जो है ज्यादा परमिएबल होंगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा, वो अलाउ करेंगे इम्यून सेल्स को, प्रोटीन्स को, फ्लूइड्स को, ताकि वो ब्लड स्ट्रीम से एग्जिस्ट करें और आपके इन्फेक्टेड या इंजर्ड टिश्यूज में जाएं, ठीक है, ताकि आपके वो जो आपके इंजर्ड टिश्यूज है, इन्फेक्टेड टिश्यूज हैं, वो जो आपके ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, इम्यून सेल्स हैं, ठीक है, वो उस इंजर्ड टिश्यूज में जाएं, इन्फेक्टेड टिश्यूज में जाएं और वहां पे जाके उस पैथोजन के साथ फाइट करें, उनकी इंजरी में की रिपेयरिंग में, टिश्यू रिपेयरिंग में मदद करें, ठीक है। तो ब्लड वेसल की परमेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? टू अलाउ इम्यून सेल्स टू माइग्रेट, ठीक है, इनटू इन्फेक्टेड एंड और इंजर्ड एरिया, ठीक है, क्लियर है। तो वुंड हीलिंग में हेल्प कर रहे हैं, ब्लड वेसल की रेगुलेशन में हेल्प कर रहे हैं, स्टमक एसिड को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं मसल्स, ठीक है। तो ये थे आपके सारे सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। For further videos, do like and subscribe Study with Palak. You can join my Telegram group and the link of the group is given here. Here you can directly interact with me because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and your search ends here.